फिरदौस ने लिखा है, जिसको मेरी हालात का एहसास नहीं, उसको दिल का हाल सुनाकर रोना क्या। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा खास शो सत्य की विजय, यानी सिर्फ सच। यहाँ ना किसी का एजेंडा है और ना हो हल्ला। 100% रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। माननीय सभासदों, महामहिम राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पहले अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो गई। राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संसद का पहला अभिभाषण का मौका था। इस मौके पर राष्ट्रपति ने मोदी सरकार के कामकाज का ब्यौरा रखा। उन्होंने कहा कि ये युग निर्माण का अवसर है, हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। सर्वे में कहा गया है कि इंडियन इकोनॉमी कोविड के कारण आई आर्थिक सुस्ती से उबर गई है और हर सेक्टर में बड़े पैमाने पर रिकवरी देखने को मिल रही है। संसद की कार्रवाई अब बुधवार सुबह 11 बजे शुरू होगी, जब बजट पेश किया जाएगा। लेकिन बजट सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने कड़े तेवर दिखा दिए। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष से अपील की कि तकरार के बीच तकरीर भी जरूरी है। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको आर्थिक सर्वे की खास बातें बता देते हैं। वित्त मंत्री ने जो आर्थिक सर्वेक्षण रखा है, उसकी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023-24 में 6.5% जीडीपी की ग्रोथ बताई गई है कि 6.5 रहेगी। इसमें महंगाई की दर 6.8 रहने का अनुमान जताया गया है और इस साल 7% के हिसाब से इकोनॉमी की ग्रोथ करने की संभावनाएं भी बताई गई है इकोनॉमिक सर्वे में। इसके साथ साथ कहा गया है कि रूस यूक्रेन के संघर्ष ने महंगाई का दबाव बढ़ाया, यानी महंगाई का एक बड़ा कारण रूस यूक्रेन के बीच का युद्ध है। और कहा गया है कि जो CAD करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो बढ़ सकता है। इस बार बजट से देश के सभी वर्गों को काफी उम्मीद है। महंगाई से परेशान आम आदमी सरकार से राहत की उम्मीद कर रहा है। दरअसल बढ़ती महंगाई से हर कोई परेशान है। सभी को उम्मीद है कि इस बार बजट आने के बाद थाली का बजट कुछ कम ना हो जाए। आइए आपको बताते हैं कि रोजमर्रा की चीजें पिछले साल के मुकाबले इस साल कितनी महंगी हुई हैं। एक बार देख लेते हैं कि फिर उससे उम्मीद करेंगे। ये आप देख रहे हैं बजट में बढ़ती महंगाई। हमारे आटा जो है 27 रुपये किलो था जनवरी 2022 में, जो 38 रुपये हो गया। गैस सिलेंडर 899 से 1053 रुपये हो गया। अरहर की दाल का एक है 100 रुपये किलो से 141 रुपये हो गई। दूध जो है प्रति लीटर 56 रुपये से 68 रुपये हो गया और सरसों का तेल प्रति लीटर 145 से 160 रुपये हो गया। ये कुछ चीज़ों का आइडिया है जिससे हम बात कर सकते हैं कि महंगाई किस तरह से बढ़ रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मोदी सरकार के सामने इस वक्त कड़ी आर्थिक चुनौतियां हैं। भले ही भारतीय अर्थव्यवस्था ने दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बढ़िया प्रदर्शन किया हो, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मोदी सरकार ने राजकोष पर कर्जे का बोझ बढ़ाया। आपको बताते हैं कि वित्त मंत्री के सामने चुनौतियाँ क्या हैं। उन चुनौतियों की भी एक बार चर्चा हम लोग कर लेते हैं। चुनौतियाँ कम नहीं है। निर्मला सीतारमण जी के सामने राजकोषीय असंतुलन को संतुलित करने की सबसे बड़ी जरूरत है। पहली चुनौती है 4 साल में मोदी सरकार का जो कर्ज है सरकार पर, वो दोगुना हो गया, वो बढ़ गया है। इसको कैसे बैलेंस करेंगी? भारत का जो बजट का राजकोषीय घाटा है, जो फिस्कल डेफिसिट है, वो 6.4% है। ये भी एक बड़ी चुनौती है और पिछले दशक में यह औसतन 4 से 4.5% रहा, जो इस बार बढ़ गया है। शहर में बेरोजगारी दर जो है वो 10% से ज़्यादा हो गई है। ये सरकार के लिए बड़ी चिंता की बात हो सकती है। और निर्यात से जो कमाई है, एक्सपोर्ट की तुलना में आयात का खर्चा कम करने पर भी सरकार जोर दे रही है। उसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है, ये भी बजट में देखने को मिलेगा। बढ़ती महंगाई और कल्याणकारी योजनाओं का बोझ। कहा जाता है कि सरकार ने कल्याणकारी योजनाएं बहुत सारी चला रखी है, उनका बोझ भी बढ़ा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने पहले अभिभाषण में क्या कुछ कहा, वो सुन लेते हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने बजट सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष से क्या अपील की, वो एक बार सुन लेते हैं, फिर चर्चा। सबसे पहले देशवासी, उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी,
लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ, बहुत बारीकी से अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। माननीय सभासदों, महामहिम राष्ट्रपति जी। दरअसल मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट होने के कारण ज्यादातर लोगों को उम्मीद है कि इसमें सरकार दोनों हाथों से लोगों को सौगात देगी। पहला लोकसभा चुनाव अगले साल होने वाला है। इसके पहले इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम शामिल है। यही वजह है कि लोग इस साल बजट से बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बजट में 2024 के लोकसभा चुनावों की झलक दिखाई देगी? आखिरी बजट में आम आदमी के लिए क्या खास हो सकता है और अर्थव्यवस्था तंदुरुस्त या विकास सुस्त पड़ रहा है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, पीएचडी के चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष संजय अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वित्त मामलों के जानकार अरविंद वत्स साहब हमारे साथ हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल साहब और इकोनॉमी इंडिया के एडिटर मनोज साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संजय अग्रवाल साहब, आपसे पहले समझना चाहता हूं कि क्या उम्मीदें हैं और जो आज इकोनॉमिक सर्वे आया है उसको आप कैसे देख रहे हैं? कहां लेकर जाएगा बजट हमें? देखिए, जो आज का इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हुआ है ये काफी हद तक एक हमारी इकोनॉमी की एक इनर स्ट्रेंथ या रेजिलियंस को दिखाता है जी। ये चीज काफी साफ है कि हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अगर हम दुनिया की और बड़ी इकोनॉमी से कंपेयर करें जी, तो शायद हम लोग काफी अच्छी एक जिसको कहेंगे पोजीशन में गिने जाएंगे। फिस्कल डेफिसिट जिसको एक बहुत बड़ा एक माप माना जाता है, 6.4% पर कोई ऐसी कोई थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि बहुत कुछ परेशान करें। इन्फ्लेशन कुछ ज्यादा है, दोबारा 6.8%। ये बेहतर होना चाहिए था, लेकिन फिर भी बर्दाश्त की हद में है। जीडीपी ग्रोथ जो हम लोग इस साल की उम्मीद कर रहे हैं 7% और पिछले साल 8.7% थी। और आने वाले साल के लिए उम्मीद अगर है 6.8 चलिए एवरेज मान ले तो 6.5% के आसपास, तो वो भी एक अमंग द स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस अमंग द लार्ज इकोनॉमीज माना जाएगा। जी सर, एक चीज समझना चाहता हूं। आपने कहा और आज सुबह आईएमएफ की रिपोर्ट भी आई है, ऐसा मानते हैं कि जब आपके पास कुछ ज्यादा ताकतवर नहीं हो तो आप कंपैरेटिव स्टडी करने लगते हैं। जी, अब दुनिया की इकोनॉमी बहुत खराब हो रही है इसलिए हम उनसे बेहतर हैं, इससे मेरे घर की दाल रोटी नहीं चलने वाली ना। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं अच्छी बातें बोल के कुछ थोड़ा सा अपनी उम्मीदें इंडस्ट्री की तरफ से बोलने वाला था जी। देखिए, ऐसा है कि आप बात की अपनी शुरुआत ही तकलीफों से करें तो शायद कोई बात बनती नहीं जी। ठीक है, थैंक यू जी, समझ रहा हूँ मैं बात। तो साहब ऐसा है कि देखिए, आज इकोनॉमी के भी स्ट्रेंथ को यूज कर रहे हैं जी। ये जो मैंने बातें बोली हमारी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ की, इसका मतलब ये है कि हमें जितने हमें सावधानी से कदम बढ़ाने होते थे हमेशा, या जितना हमें सोच समझ के चलना होता था, अभी थोड़ा शायद मजबूती से और थोड़ा हिम्मत से हम लोग को आगे कदम बढ़ाने चाहिए जी। और ये इस वक्त की डिमांड है जी। आज क्योंकि मैं पीएचडी चैम्बर से ताल्लुक रखता हूँ एज इंडस्ट्री एंड ट्रेड बॉडी, उस तरफ से मैं खास तौर से इंडस्ट्री की तरफ से कुछ बातें कहना चाहूँ जी, जिसमें सबसे लाजमी ये है कि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे ज्यादा
जबकि हुआ है, मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट के आंकड़े ये बता रहे हैं कि इस साल बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर, जी मगर उससे और कहीं ज्यादा की जरूरत है, क्योंकि हमने 100 लाख करोड़ रुपए करने का प्रण लिया था जी आज से 4 साल पहले। जी और उसको वो जितना समय उसमें देर हो जाती है जी उतनी हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुकती है, जी कम रहती है। ठीक है। तो वो चीज बहुत जरूरी है। उसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बहुत काम हुआ है, मानते हैं इस बात को, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा काम होना बाकी जी। है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स, जी चाहे हमारी इवन लेबर की भी कॉस्ट है या लेबर की अवेलेबिलिटी की कॉस्ट है, जी इन सब चीजों पर हमें बहुत मेहनत करनी है जी ताकि हम ठीक है। लोग वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी जो बनना चाहते हैं वो बने। जी, वो आपके भरोसे ही है सर, इंडस्ट्री के भरोसे ही हम इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ अरविंद वत्स साहब भी जुड़े हुए हैं, जो बैंकिंग सेक्टर को भी जानते हैं और वित्त जो पूरे क्षेत्र है उसको बेहतर तरीके से समझते हैं। वत्स साहब, आप कैसे देख रहे हैं, खासतौर से जो इकोनॉमिक सर्वे आया है और जिसे हम कह रहे हैं कि ये लास्ट बजट है, एक तरह से कंप्लीट बजट इस सरकार का, तो क्या बदलाव आप देख सकते हैं, क्या उम्मीद करें? जैसे संजय जी ने कहा कि बेहतर अच्छी बात से शुरू करें। मैं भी अच्छी बात से ही शुरू करूंगा। जी। रीज़न सिर्फ ये है कि हम पिछले कुछ समय से देखते आ रहे हैं कि बजट के अंदर स्पेशली मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स के लिए कुछ नहीं है। जी ये लक्ष्य नहीं आ रहा है। जी तो ये सोचने वाली बात है मेरे ख्याल से, स्पेशली जो करता धरता हैं कि उनको इस तरफ भी रिलीफ देना पड़ेगा। जी। मेरे को बड़ा क्लियर है कि 1/3 पॉपुलेशन के लिए हमेशा से छोड़ा नहीं जा सकता। जी मतलब अराउंड 32-33% मिडिल क्लास है और उसमें भी मेजर चंक सैलरीड मिडिल क्लास है। तो उसके लिए भी सोचना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, यदि मिडिल क्लास के पास सरप्लस पैसा है, वही जाएंगे मार्केट में, वही करेंगे शॉपिंग, वही खरीदारी, वही और वही टैक्स पेयर है ईमानदारी से, और ईमानदारी के टैक्स पेयर है। तो बाकी लोग जो उन पे निर्भर हैं, स्पेशली शॉपकीपर्स, शोरूम वाले, ट्रैवल एजेंसीज और ये सब, इनके लिए भी तो बिजनेस आएगा। हमने देखा है कि मार्च 2020 के बाद किस तरीके से इकोनॉमी में स्लम्प आया। जी मैं तो इस बात से बड़ा खुश हूँ कि उस स्लम्प के बावजूद जिस तरह इस एक्सिस्टिंग गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक अच्छा करा। महंगाई बढ़ी है, सच्चाई है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा महंगाई की परसेंटेज कितनी है जी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे, क्योंकि हम खाली ये नहीं कह सकते कि भारत में महंगाई बढ़ रही है। जी महंगाई विश्व में बढ़ रही है। यदि ये गवर्नमेंट कंपैरेटिवली उसको कंट्रोल में रख रही है तो ये अच्छा काम कर रही है, ये देखने वाली बात है। ठीक है। मनोज साहब, आपने संजय जी को भी सुना, अरविंद जी को भी सुना, आप सब चीज़ों को ठीक से देखते हैं, सब चीज़ों को समझ रहे हैं। मुझे थोड़ा सा समझाइए, एक तो जो बात हुई मिडिल क्लास की बात जो अरविंद जी ने भी की कि टैक्स में शायद कुछ रिबेट मिल सकती है, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में हमने मिडिल क्लास को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है, क्योंकि या तो आप बहुत गरीबों के लिए करते हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, या और जो सुविधाएं हैं, तमाम तरह की सरकार की योजनाएं जो होनी चाहिए वो उनके लिए हैं, या फिर संजय जी तो दोस्त हैं सरकार के, किसी भी सरकार में हो तो फिर या उनका ध्यान रखते हैं। हालांकि ये बातें एक नैरेटिव है मिडिल क्लास का जी, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इससे बहुत सहमत नहीं हूँ जी, क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेटिक जो पॉलिटी है जी, वह प्रेशर ग्रुप से चलती है जी, और कुछ ऐसे पॉलिटिकल ग्रुप हैं, जैसे एक किसान का पॉलिटिकल ग्रुप है, जी, एक मजदूर का है, और तीसरा जो पॉलिटिकल ग्रुप बड़ा है वो मध्य वर्ग का है। जी। आप युवाओं को भी एक पॉलिटिकल ग्रुप मान सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी उनका बार बार जिक्र करती हैं। अगर आप सिस्टम में हिस्सेदारी को देखें जी, तो उच्च वर्ग तो चलिए वो एक अभिजात वर्ग है, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग और कुल मिलाकर के जिस तरीके से पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर और कंट्रोलर होते हैं उसी तरीके से वो इकोनॉमी के कंट्रोलर होते हैं। लेकिन मिडिल क्लास, यह बात ठीक है कि भारत में उसकी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है और लोअर मिडिल क्लास वो मिडिल क्लास में जो है परिवर्तित हो रहा है, अर्बन क्लास, इंडस्ट्रियल क्लास, और जो बड़े फार्मर हैं वो मिडिल क्लास के को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि मिडिल क्लास का जो एक्सपेक्टेशन है वो तो एक तो टैक्स को लेकर के है जी, तो मैं ये मानता हूँ कि जो सैलरीड इनकम है, जो किसी तरीके से करों का जो है वंचना नहीं कर सकता, उसको आप स्टैंडर्ड डिडक्शन जरूर बढ़ाने का काम करिए। लेकिन एट द सेम टाइम यह भी देखिए कि मिडिल क्लास जो खास करके गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उन्हें तो है मोटी पेंशन मिलती है, जी, लेकिन देश का साइजेबल चंक ऑफ पॉपुलेशन वो सोशल नेटवर्क
या सोशल सिक्योरिटी से जो है मरहूम है। जी। तो कहीं ना कहीं उनकी पुरानी पेंशन की मांग हो रही है, लेकिन लोग यह नहीं देखते कि करोड़ों लोगों को 400 रुपये माहवारी पेंशन भी नहीं मिलता, वह भी टाइम से नहीं मिलता। तो कुछ हमें एड्रेस करने की जरूरत है। अभी ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई, किस तरीके से गैर बराबरी बढ़ रही है। तो मेरा ये मानना है कि जो मैन मेड और सिस्टम मेड जो गैर बराबरी है, वो सरकारें एक इक्वल एजुकेशन पॉलिसी, लेबर वेलफेयर पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी और हेल्थ पॉलिसी को अगर एक बराबर बनाएं, पूरे देश में एक यूनिफॉर्म पैटर्न दें, तो मैन मेड इनइक्वालिटी जो है उस पर जो है काबू पाया जा सकता है। बाकी मिडिल क्लास हो सकता है कि अपर मिडिल क्लास की तुलना में अपने को थोड़ा सा वंचना में समझ रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी चीज़ों की एक तरह से जिम्मेवारी उसे ही निभानी है, चाहे वो नैतिकता की जिम्मेवारी हो, सरकार को कर अदा करने की जिम्मेवारी हो, या कहीं ना कहीं त्याग करने की जिम्मेवारी हो। लेकिन हमें ये ज़रूरत है कि केस टू केस, एरिया वाइज एरिया, सबके बराबर, सबके साथ एक बराबर ट्रीटमेंट किया जाए। ठीक है। और उसमें इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग का भी बड़ा रोल है, पॉलिसी मेकिंग का भी बड़ा रोल है। और उसमें बजट से, आज इकोनॉमिक सर्वे से पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गया कि ग्रोथ रेट जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है, जिसको लेकर के सारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और इकोनॉमिक आइडियोलॉग में सहमति है कि अगर ग्रोथ होगा तभी गरीबों के लिए भी ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस होगा। तो हमने देखा कि कोविड काल में हमारा ग्रोथ जो है अफेक्टेड हुआ, लेकिन पिछले बार 8.6%, इस बार 6.5%, और अगले साल ग्लोबल क्राइसिस के मद्देनजर भी 6% की भारतीय इकोनॉमी ने गारंटी ली है। ठीक है लेकिन सर, इसके बाद के कई सारे सवाल हैं जिस पे कि बजट के जरिए भी वो चीजें रिफ्लेक्ट होनी उस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजीव अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य भी हैं। डॉक्टर अग्रवाल, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री के अलावा जो सबसे बड़ा सेक्टर है जिस पर हमें चिंता रहती है, और खासतौर से कोविड के बाद, वो है हमारा हेल्थ सेक्टर, मेडिकल सेक्टर। आप उसको कैसे देख रहे हैं? भारत सरकार ने बहुत सारा काम इस पर किया है, जैसे वैक्सीन ही हमारी एक बड़ी उपलब्धि रही कोविड के दौरान और कोविड में जो इलाज हुआ, लेकिन क्या उम्मीद आप करते हैं कि हेल्थ सेक्टर कैसे काम करेगा? हेल्थ सेक्टर का रेफरेंस मैं आपको थोड़ा सा देना चाहता हूँ। हेल्थ सेक्टर का मतलब आपके मित्रों के बड़े अस्पताल नहीं, जो आम आदमी है उसको कैसे हेल्थ सर्विसेज बेटर मिल पाए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2023-24 का जो बजट आना है जी, या उसके पिछले 2 सालों में जो हेल्थ बजट आए हैं जी, उनमें बहुत ही निराशाजनक वृद्धि मिली है। हालांकि स्वास्थ्य सेवा का प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कार्यक्रम रहा है जी, उसमें पिछले 2 साल में कोरोना महामारी में बहुत ही शानदार काम किया गया है जी, उसके बाद एक निम्न और मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को एक सेवा के रूप में हमें विकास की जरूरत है, हमें अपने बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की जरूरत है, जिसके लिए हेल्थ बजट के प्रावधानों को मजबूती से सरकार को अपने बजट में शामिल करना चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के माध्यम से 23 और 24 के बजट के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को भी एक विचार करने के लिए एक पत्र सौंपा गया था, जिसमें यही कहा गया है कि मेडिकल टूरिज्म को देखते हुए हमारी सेवाओं को निरंतर बढ़ाने की सख्त जरूरत है, जिसमें जीएसटी और अन्य तरह के टैक्सों को में ढील दिया जाना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं, आप समझते हैं कि हमारे देश में 50% ज्यादा आबादी निम्न और मध्यम वर्ग की, उनके पास इतने रुपए नहीं है कि वो बड़े अस्पताल में इलाज करा पाए। हालांकि अस्पतालों की संख्या में वृद्धि है, लेकिन उसके बाद दवाइयों का बोझ, जांचों की बहुत ज्यादा अप्रत्याशित वृद्धि, जो पैसे जांचों में लिए जाते हैं वो बहुत ज्यादा चार्जेस हैं, कम किए जा रहे हैं, लेकिन बजट के प्रावधानों को देखते हुए ये सारे संसाधन नाकाफी हैं। तो मेरा निवेदन सरकार से है कि ये ग्रामीण और कस्बे लेवल पर या जिला लेवल पर ये जो स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं, इनमें कम से कम कर वृद्धि को ना बढ़ाकर इसमें थोड़ा सा जीएसटी स्लैब को, मेडिकल उपकरण, दवाइयां आदि के स्लैब को नीचे किया जाना अति आवश्यक सर। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, मेडिकल टूरिज्म पर इस समय पूरी दुनिया की नजर, भारत एक उभरता हुआ देश है। मेडिकल टूरिज्म में बहुत सारे देशों के पेशेंट्स हमारे यहाँ आ रहे हैं, काफी किफायती है, लेकिन उसमें भी अगर थोड़ा सा उसे प्रोत्साहन मिले तो मेडिकल टूरिज्म के माध्यम से हमारे देश में न केवल पैसा आएगा, बल्कि देश विदेशों में हमारी सरकार की, हमारे देश की, हमारे लोगों की ख्याति और ज्यादा बढ़ेगी। जी डॉक्टर अग्रवाल, समझना चाहता हूं आपसे बात, आपने बहुत अच्छी बात कही, मेडिकल टूरिज्म को लेकर फोकस भी रहा है सरकार का भी और लगातार बढ़ भी रहा है। जी, मेडिकल टूरिज्म क्या है?
मेडिकल टूरिज्म है कि मेडिकल डॉक्टर संजीव अग्रवाल का एक बहुत बड़ा 5 सितारा होटल नुमा हॉस्पिटल है, उसमें दुनिया भर के मरीज आ जाएं। मुझे उसकी चिंता नहीं है डॉक्टर अग्रवाल का हॉस्पिटल चले ना चले। मैं पूछ रहा हूं जो मेरी पंचायत में, मेरे नगर पालिका में जो मजदूर रह रहा है, गरीब रह रहा है, उसकी हॉस्पिटल की सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं कैसे बढ़ें। आप जो एक और सवाल, मैं बहुत थोड़ा सा गरीब आदमी हूं तो उसकी बात करता हूं। आप जब योजनाएं चलाते हैं इंश्योरेंस की, मेडिकल इंश्योरेंस की, माफ़ कीजिए, मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधाएं गरीबों के लिए नहीं है, वो हॉस्पिटल्स के लिए है। और आज 5 स्टार होटल में रूम मिलता है, एक जो डबल रूम है वो मिलता है 6,000 रुपये में, और हॉस्पिटल में मिलता है 10,000 रुपये में। जी, मैं वो इसी बात को लेकर आया था। इंटीरियर्स में, पेरिफेरल में सारी जो सुविधाएं हैं, उन पर जो मेडिकल उपकरण है या इनसे बनने वाली चीजें हैं, उन पर टैक्स में रियायत देना बहुत ज्यादा जरूरी है जी, जिससे कि दवाइयां और मेडिकल उपकरण को जीएसटी के लेवल से उनमें कम किया जाए। गरीब स्तर का व्यक्ति है वो अपनी जांचें, अपना इलाज, अपनी दवाइयां एक किफायती मूल्य पर ले सके, और उसे जो 200-400 रुपये रोज कमाने वाला व्यक्ति है, मैंने बताया कि देश के 50 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या गरीब और मध्यम वर्ग की है, उनके पास इतना पैसा नहीं है तो क्योंकि वो टैक्स की मार झेल सके, इसलिए मेडिकल उपकरण, दवाइयां और बुनियादी ढांचे को विकसित करने की ऐसे क्षेत्रों में बहुत ज्यादा जरूरत है। जी, ब्रेक पर जाने के वक्त है, लेकिन मनोहर जी कुछ जोड़ना चाहते हैं, छोटा सा कमेंट सर। मेरा अभी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैठे हैं और हेल्थ जो है बहुत बड़ा डिमांडिंग एरिया बना है जी। तो क्या मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि जिस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर भी हो और पब्लिक सेक्टर भी हो, तो जहां गरीबों की बात आया जाए वहां गवर्नमेंट पे दबाव डाला जाए, और प्राइवेट सेक्टर जहां बिजनेस ग्रो करना है वहां प्राइवेट सेक्टर के लिए इंसेंटिव दिया जाए। क्या ये अच्छा नहीं होगा? मैं आईएमए को ये कहूँगा कि एक हेल्थ में एक रेगुलेटरी अथॉरिटी लाया जाए कि इतना बड़ा प्रेजेंस है प्राइवेट सेक्टर का कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे एक रेगुलेटर प्राइवेट और पब्लिक के बीच में हेल्थ सर्विसेज का एक वो लेवल प्लेइंग फील्ड लाए और वो दोनों compete करे एक दूसरे से, और एक रेट उसका फिक्स करे गवर्नमेंट। क्योंकि ये 3rd टायर की डिजीज तो इंश्योरेंस में चली जाती है। डे टू डे जो मेडिकल प्रॉब्लम है, क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका बर्डन डाला जाए और गवर्नमेंट से थोड़ा हल्का किया जाए, तो इसके लिए एक रेगुलेटर आए तो एक विन विन सिचुएशन सबके लिए क्रिएट करेगा, इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी और एफोर्डेबल प्राइस पर जो है पब्लिक को हेल्थ सर्विस मिलेगी। और जितने तरह के करप्शन है हेल्थ में, चाहे वो ड्रग का एरिया हो, चाहे वो इस पर चर्चा करेंगे एरिया हो, मनोज साहब, चाहे वो कंसल्टेंसी का एरिया हो, और मेडिकल टूरिज्म को बिल्कुल ऑल टुगेदर अलग रखा जाए विदेशी सैलानियों को। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। पॉलिसी मैकेनिज्म आएगा तो मुझे लगता है चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। माननीय सभासदों, महामहिम राष्ट्रपति जी, हम चर्चा कर रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर और कल आने वाले बजट को लेकर। हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अरविंद वत्स साहब हैं, मनोज साहब हैं, संजय अग्रवाल जी हैं और डॉक्टर संजीव अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वत्स साहब, बात हो रही थी मेडिकल सेक्टर की, आप उसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं, कैसे दिशा देना चाहते हैं? मेरे को जो एक चीज़ काफ़ी टाइम से लग रही है, मे बी फॉर ईयर्स टुगेदर, वो ये है कि हमारी मेडिकल व्यवस्था है बहुत अच्छी है, सरकारी क्षेत्र की भी है, प्राइवेट सेक्टर की भी है, लेकिन उसमें गैप बहुत है। हमने कभी भी उसको फिल इन करने की कोशिश नहीं करी। जैसे 5 स्टार होटल्स होते हैं, 3 स्टार, नॉन स्टार, तो इस तरह की रेगुलेटरी बॉडी उन छोटे हॉस्पिटल्स को भी प्राइसिंग कंट्रोल ज़रूर करे, ताकि जो अभी बात हो रही थी रूरल बेल्ट तक बेनिफिट मिल सके, क्योंकि खाली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे हम डिपेंड होकर नहीं चल सकते जी। वहाँ पे एक प्राइमरी सेंटर होता है, लेकिन एक डॉक्टर भी होना चाहिए, छोटा हॉस्पिटल भी होना चाहिए जो ये प्रोवाइड करे कि आपको बहुत रीजनेबल प्राइस में ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत सख्त ज़रूरत है और विलेजेस में तो बहुत प्रॉब्लम है जी। आजकल तो छींक लेना भी 1200 रुपये जितना महंगा हो गया सर। एक बार छींक आ जाए तो फिर डॉक्टर साहब के दर्शन करने के लिए 1200 रुपये देने पड़ते हैं। संजय अग्रवाल साहब, एक लाइन विजय जी जोड़ूंगा। सीजीएचएस के जो रेट हैं, चाहे वो रेडियोलॉजी के हों या कंसल्टेंसी के हों या हॉस्पिटल के रूम चार्ज हों, सब सारे प्राइवेट हॉस्पिटल ने तय किए हुए हैं। क्या उसी तरीके का रेट का मॉड्यूल आप सारे रेस्ट ऑफ कंट्री को दे तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा
और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बोझ घटेगा और एक अच्छा idea हो सकता है। इन्वायरमेंट क्रिएट होगा जी। और इस तरीके के रेगुलेटर लाना जरूरी है। केवल इंश्योरेंस की पैरोकारी करना केवल ये टाइप 3 डिजीजेज के लिए है जो डे टू डे नहीं होता। ठीक है। वो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है। जी। डे टू डे के लिए ये सुधार लाना बहुत जरूरी है। जी। मुझे लगता है एजुकेशन में भी यही सुधार चाहिए और हेल्थ सेक्टर में भी यही सुधार जी। चाहिए। संजय अग्रवाल साहब, क्योंकि आपको तो बार बार सलाम करना पड़ता है, देश आपसे चल रहा है, इकोनॉमी हमारी उससे चल रही है, लेकिन मुझे समझाइए कि दूसरे के दम पर चल रहे हैं साहब। नहीं सर, हर आदमी, हर सेक्टर जी सब मिलजुल के ही चल सकते हैं। नहीं, देखिए सर, चाहे रोजगार का मसला हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मसला हो, सब चीज़ें इंडस्ट्री से बहुत इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है। अभी बात हो रही थी, हम देख रहे थे वित्त मंत्री की चुनौतियां, उसमें कहा गया कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बीच में जो एक डिसबैलेंस है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, खासतौर से एक बड़े देश की तुलना अगर हम कंपैरेटिव स्टडी के तौर पर देखें, वो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कि बिजनेस के हिसाब से वो मित्र देश है, क्योंकि हम डेफिसिट ट्रेड के साथ भी उसको बढ़ाते जा रहे हैं, और बॉर्डर के हिसाब से दुश्मन देश है। तो ये बैलेंस कैसे होता है? देखिए, ये चीज हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सोच का विषय है। सरकार हो, चाहे हम लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हो या इवन आम आदमी हो जी। इसका अगर छोटा सा एग्जांपल देखा जाए कि अगर कोई एक क्रूशियल चीज आपकी नाराजगी दो देशों की टेम्परेरी या लंबी खिंची हुई, जिसमें कोई ऐसा इशू बन जाए जिसमें एक दूसरे को दुश्मन देश मानने लगे जी, तो उसका पहला नतीजा ये होता है कि कोई चीज इस तरह की नस दबाने के लिए कोई चीज रोक दी जाए। जी फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ जो दवाओं के बनने के लिए जो बेस मटेरियल्स हैं जी वो 80% चाइना से आते हैं। जी उसमें कभी सप्लाई में फर्क पड़ सकता है। कोई भी इस तरह के बहुत स्ट्रेटेजिक जी। चीजें अगर कोई देश पर आप डिपेंड करते हैं, आज ये सेमीकंडक्टर चिप्स की इतनी बात रहती है, क्या होता है अगर सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई अगर रुक जाए तो आधी इंडस्ट्री रुक जाएगी, आधे तरह के कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी सब कुछ रुक सकता है जी। इस कारण से आपको अपने देश में इन सब कैपेबिलिटीज को बढ़ाना, उनको बढ़ावा देना दोनों तरह से बहुत जरूरी जी। है। और उसके लिए कुछ थोड़े कड़वे घूंट सबको पीने पड़ते हैं जी। अगर आपको वही चिप चाइना से 100 रुपए का मिलता है और आपको हिंदुस्तान का बना हुआ चिप 130 में लेना पड़ता है, तो देखिए कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वो 30 रुपए कहीं से आने पड़ेंगे जी। चाहे वो कस्टम ड्यूटी के तौर पर चाइना के सामान पर लगे, चाहे सरकार कोई सब्सिडी दे, जैसे PLI स्कीम में सब्सिडी दी जा रही है एनकरेज करने के लिए। मगर इन सारे रास्तों को देखते हुए आपको कोई ना कोई एक बैलेंस निकालना पड़ेगा। आपको बजट भी बैलेंस करना है, आपको फिस्कल डेफिसिट भी देखना है। एंड ऑफ द डे ये जो एक नेशनल इम्पेरेटिव है कि आप जो आपके लिए सिक्योरिटी के लिए क्रूशियल चीजें हैं उन पर आप जहां तक हो सके 2 कदम फालतू चलकर भी आप उसके लिए एफर्ट करें, चाहे वो आपके लिए ये मेडिसिन का सवाल है, चाहे सेमीकंडक्टर चिप्स का सवाल है या डिफेंस का सवाल है। जी प्रभु, एक चीज और समझना चाहता हूं कि हुक्म से, आपके हुक्म से हमने बिजली की झालरें अब खरीदना बंद कर दिया चाइना से, दीपक भी नहीं खरीदे इस बार, गणेश जी और लक्ष्मी की मूर्तियां भी नहीं खरीदी, लेकिन आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो तो बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये जो दिवाली की झालर है फॉर एग्जांपल, इससे शायद नंबर्स में इतना फर्क नहीं पड़ता। जो हम $1 बिलियन की बात करते हैं उसमें शायद हमारे लोगों की एम्प्लॉयमेंट में फर्क पड़ा होगा कि जो एक लेबर यहाँ बैठ के वो बनाती है वो एक वहाँ मशीनों से बन के अगर चाइना से आ रहा है। मगर ट्रेड डेफिसिट के लिए हमें ये भी समझना पड़ेगा कि एक मेजर कारण ट्रेड डेफिसिट का है ऑयल। ऑयल प्राइसेस जो इतनी ज्यादा बढ़ी हैं उसका एक सबसे बड़ा डायरेक्ट इम्पैक्ट जाता है ऑन ट्रेड डेफिसिट। आज यहाँ का इंडस्ट्री, यहाँ का ट्रेड तो लगा हुआ है, लेकिन कुछ चीजें और भी, जैसे मैं आपको बताऊं कि हम लोग चेंबर से जो हम लोग हमेशा कहते हैं, आज हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारे देश की 14%। आज चाइना की अगर 6 या 7% है तो सिर्फ लॉजिस्टिक कॉस्ट, यानी कि मेरी फैक्ट्री से पोर्ट तक माल पहुंचने में अगर मैं 8%, मतलब मेरी पहुंचाने की कॉस्ट 2 गुनी ज्यादा है तो नेचुरली वो कहीं ना कहीं मतलब मेरे को हिट कर रही है, मेरी कॉम्पिटिटिवनेस को हिट कर रही है। इस सब के बावजूद भी मैं आपको एक बात की एश्योरेंस जरूर देना चाहूंगा कि आज ये चाइना +1 जो दुनिया ने रियलाइज किया है, इस चाइना +1 पॉलिसी का इम्पैक्ट हम चारों तरफ देख रहे हैं। सारे वेस्टर्न कंट्रीज
अब चाइनीज माल के ऑल्टरनेट में थोड़ा महंगा भी हो तो भी वो लोग इंडियन माल खरीदने को तैयार है, क्योंकि एक इंडिया ही है ऐसा बाजार जहां से हम उसको क्वांटिटी भी दे सकते हैं और क्वालिटी भी दे सकते हैं। हमारे बाजार का साइज इतना बड़ा है कि हम इतनी बड़ी कैपेसिटीज रखते हैं जो शायद और देश इस दुनिया में नहीं है। जी वत्स साहब, एक चीज़ समझना चाहता हूं कि अभी हम दुनिया भर में इस बात पर गर्व कर रहे हैं कि हाँ, दुनिया भर की बड़ी कंपनियों में, सरकारों में हिंदुस्तानी ब्रेन जो है वो काम कर रहा है। वो सीईओ है, वो वाइस प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट है, तमाम तरह के सरकारों में एडवाइजर्स के तौर पे भी। ये बहुत अच्छी बात है, कर रहे हैं। लेकिन जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था और उसके बाद की बात पढ़ता था, ऐसे ही कहने के लिए हो रहा, थोड़ा सा इमेज मेकिंग के लिए, तब हम एक शब्द काम में लेते थे, ब्रेन ड्रेन। अब ये ब्रेन ड्रेन जो है उस समय शर्मिंदगी के लिए होता था या सवालों पर सरकारों पर सवाल खड़े करने के लिए होता था। अब हमने उसको बदल कर दिया कि हम दुनिया के दूसरे देशों पर कब्जा कर रखा है। ये दोनों एक ही शब्द है। इसको आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। ये जो आपने बोला वो भी एग्रीएबल है। दूसरा क्या है, जब आप अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं और विशेष रूप से जब आप बाहर पढ़ाई करते हैं जी, तो आप सैलरी और पैकेजेस भी वही एक्सपेक्ट करते हैं जो ग्लोबल है जी। वो डिस्पैरिटी अभी इंडिया में है, ये सच्चाई है जी। और इंडिया ने जो ग्रोथ करी है इंडस्ट्रियल, वो मोर लाइक केपीओ, बीपीओ, आईटी में करी है। अब लग रहा है कि हम शायद मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जा रहे हैं जी। तो हम बीइंग अ वेरी चीप स्टेट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लेबर, इसमें पढ़े लिखे और नीचे वाला सारा तबका आता है। यदि हम सैलरीज की तरफ भी देखना शुरू करेंगे और उसको एडजस्ट करके इकोनॉमी को डिफाइन करेंगे, जिसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू एज अ टैक्स बढ़ेगा, भले वो जीएसटी हो, भले वो इनकम टैक्स हो, वी हैव टू बैलेंस दैट। लोग आना चाहते हैं लेकिन मैचिंग सैलरीज ना होने की वजह से शायद झिझक जाते हैं या रुक जाते हैं। ये बिल्कुल देखा हुआ एग्जाम्पल है। ये ऐसा नहीं है कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू ऑन अ थियोरेटिकल बेस। जी, संजय अग्रवाल साहब, आपसे समझना चाहता हूँ कि इसको इंडस्ट्री जो है हमारी वो कैसे बैलेंस कर सकती है, जो वत्स साहब ने समझाया बहुत फिनिश तरीके से बात। बिल्कुल सही, मैं साहब से एग्री करता हूँ, बट एक मैं जरा दूसरे पहलू से इसको देखना चाहूंगा। मैं ये कहूंगा कि उस जमाने में जब हम ब्रेन की बात करते थे, हमारे यहाँ इंजीनियर्स की शॉर्टेज हुआ करती थी, डॉक्टर्स की शॉर्टेज हुआ करती थी, और जो जाते थे वहां वो कोई शीर्ष पर नहीं होते थे, वो लोग एक बेसिक लेवल पर काम करते थे। अब ये जो है पलट गया है मामला जी। अब जो इंडियन प्रोफेशनल है वो पूरी दुनिया में सब कंपनीज में हर जगह एक इज्जत की जगह रखता है, और कितनी सारे बड़े से बड़े नामचीन कंपनियों में हमारे सीईओ इंडियंस हो गए जी। अब ये सब होने पर ये हमारे देश के लिए एडवांटेज है। वो इस तरह एडवांटेज है कि जो वहाँ इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को हेड कर रहे हैं वो उनको बहुत आसानी होगी हिंदुस्तान से अपनी कंपनी का व्यापार बढ़ाने में जी, और हिंदुस्तान में अपनी फैक्ट्रियां लगाने में, जो एक कोई और किसी सीईओ के लिए शायद आसान नहीं होता जी। तो लेकिन वो तो उनके कंपनी के इंटरेस्ट की बात हुई ना सर, वो तो उनकी कंपनी उनकी कंपनी का इंटरेस्ट में क्या बुराई है जी। ये हमारे को जरूर सोचना पड़ेगा। ये हमारे देश की एक सोच में एक बहुत बड़ी मैं जैसे आपके मुंह से निकला, मैं आपको इस बात पर बोलना चाहूंगा जी। किसी भी कंपनी को, व्यापार को कमाई होने में क्या बुराई है जी। कमाई होगी तभी वो कुछ काम करेगा, तभी आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तभी आपका देश आगे बढ़ेगा जी। बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ एक ये थोड़ी सोच को हमें जरूर, मैं कहूंगा, बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए कि कोई कमा रहा है तो बुराई कर रहा है, कमा रहा है तो 10 आदमी लगाएगा, एम्प्लॉयमेंट होगी, आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी सर जी। इसी बात पर मैं आना चाहता जी। जो व्यापार घाटे की आप अभी बात कर रहे थे, उस गैप को फिलिप करने का आप सबसे बड़ा औजार बना है इंडिया में। जो रिपेट्रिएशन वाली जो मनी आ रही है, जो रिमिटेंसेज आ रहा है, $87 बिलियन हम दुनिया में सबसे ज्यादा विदेशों से कमाई करने वाले देश बन चुके हैं। और जब अब ग्लोबल ट्रेड की बात हो रही है, फ्री ट्रेड इकोनॉमिक जोन की बात हो रही है, तो हमारा जो मैन पावर, जो हमारा एडवांटेज है, अगर दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम हो तो हमारी बेरोजगारी भी दूर करेगा, हमारा एक ग्लोबल राष्ट्रवाद भी बढ़ाएगा, और प्लस इकोनॉमिक में हमारी ज़्यादा रिमिटेंसेज भी आएगी, जो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है जी। ये कोई खराब फेनोमेनन नहीं। बिल्कुल ठीक, मैं समझने के लिए बात कर रहा हूँ। संजय जी, एक चीज़ और समझना चाहता हूँ। एम्प्लॉयमेंट की बात हुई तो अब आजकल क्या है, सरकारी नौकरियाँ तो बची नहीं है, बहुत कम नौकरियाँ हैं। तो जो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, हम हर दिन सरकार पर डालें
क्या इंडस्ट्रीज में इसका कोई रास्ता निकल सकता है? क्योंकि अब जैसे जैसे हमने टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ाया है तो एम्प्लॉयमेंट मतलब मैनुअल जो है ह्यूमन बीइंग का एम्प्लॉयमेंट तो कम होता जा रहा है ना उसमें, और इंडस्ट्रीज के ग्रोथ के लिए भी, फायदे के लिए भी वो जरूरी चीज़ है। देखिए, ऐसा है कि सरकार की एम्प्लॉयमेंट का एक सबसे बड़ा स्रोत होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी। तो एक ऐसा सिटीजन मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक हुआ है अगर सरकार में नौकरियां बहुत ज़्यादा नहीं हो रही। नौकरियां आज नौकरी आप जब इकोनॉमी बढ़ती है, आपके ट्रेड बढ़ता है, आपका हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, आपका सर्विसेज सेक्टर बढ़ता है, ये सब चीज़ें ऐसी हैं, कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज बढ़ते हैं, उसमें अनस्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट पड़ती है जिनके लिए आपको अच्छे जॉब्स मिलते हैं, जिनको जो आगे जल्दी सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। उसके अलावा एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जितना एक सपोर्ट होना चाहिए वो ऑलरेडी चली है, बहुत अच्छी शुरुआत हो गई है, काफी स्कीमें आ गई है। अब उसको लोगों तक कितनी पहुंची है वो स्कीमें, लोग कितना अवेयर है उसके लिए, बट किसी भी तरह चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप काम करें, नौकरी ढूंढना एज सच आपका राइट आप समझे कि सरकार से आपको मिल जाए ताकि आपको नहीं, राइट नहीं, मैं रास्ता समझना चाहता हूं आपसे, राइट की बात ही नहीं कर रहा मैं रास्ता। देखिए सर, देखिए रास्ता यही है कि सब ये इकोनॉमी जैसे जैसे बढ़ेगी, इंडस्ट्री जितनी तरह की इंडस्ट्री और ट्रेड है, और मैंने जैसे बोला इंडस्ट्री से भी ज्यादा शायद सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विसेज कितने ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगी। हमारे यहाँ टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए बनाया ही नहीं है ढंग से। आज विदेश में हम कहीं जाते हैं, इतनी छोटी सी कोई चीज एक दिखा के लोग हजारों रुपए के आपको टिकट लगा देते हैं और आप 3 घंटे ट्रेवल करके आते हैं और फिर ताली बजाते हैं, इतनी अच्छी जगह देख के आए। हमारे पास भगवान की दया से इतनी पुरानी चीजें हैं, इतनी जगहें हैं, लेकिन उन तक जाने के रास्ते क्या है, हमारे पास बसें कैसी है, गाड़ियां कैसी हैं, सड़कें कैसी है, और वहां जाके कहीं भिखारी तो नहीं खड़े। इन चीजों का आज हम ठीक करें तो आप सोचिए सिर्फ टूरिज्म और इस तरह की चीजें, और इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं है कि स्कोप नहीं है, इंडस्ट्री में खूब स्कोप है। अभी इंडस्ट्री इंडिया में काफी ज्यादा स्कोप है, इतना ज्यादा बढ़ने का और लगने का, और जहां लगेगी उससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जी, मतलब इकोनॉमी बढ़ेगी तो सबका भला ही भला है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, डॉक्टर संजीव अग्रवाल, आपसे समझना चाहता हूं, आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? संजीव अग्रवाल साहब, संजीव अग्रवाल साहब से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। बस साहब आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? मैं जोड़ना चाहूँगा संजय अग्रवाल जी की बात के आगे। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट देती रही है, लेकिन जब बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस आते हैं तो वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जॉब्स के लिए लेकर आते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो इंडस्ट्री हाउसेज हैं, इंस्टेड ऑफ नेमिंग देम, मैं यही कहूँगा वो जिस लेवल की एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, जितने वो बढ़ेंगे, वी नीड थाउजेंड्स ऑफ सच इंडस्ट्रियलिस्ट इन द कंट्री टू हैव एम्प्लॉयमेंट, अच्छी एम्प्लॉयमेंट, पक्की एम्प्लॉयमेंट विद गुड सैलरीज, गुड पैकेजेस। तो इस तरफ काम हो रहा है, लेकिन एक माइंडसेट चेंज करने वाली जो बात है उस पर एक पुश की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, डॉक्टर संजीव अग्रवाल, आपका एक सजेशन चाहता हूं क्योंकि प्रोग्राम खत्म करने का टाइम है। आप क्या चाहते हैं हेल्थ सेक्टर में, क्या उम्मीद करते हैं और क्या आप सजेस्ट करते हैं? मैं ये चाहता हूं कि बुनियादी ढांचे को सुधारने की जरूरत है। गांव, कस्बे और जिले स्तर पर बुनियादी ढांचे को ठीक कर को कम करके स्वास्थ्य उपकरण, दवाइयां और उसको विकास करने की जरूरत है। कोविड महामारी में बहुत ही हमारा स्वास्थ्य संगठन सारे गड़बड़ा गए थे, सारी सुविधाएं खराब हो गई थी जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि इन 2 सालों में जो हमने खोया है हम आगे उसको सुधारें जी। उसमें बजट में कुछ ऐसे प्रावधान हो जो हमारे स्वास्थ्य सिस्टम को, बुनियादी ढांचे को ठीक कर सके जी। मनोहर जी, आप मुझे समझाएं कि कल के बजट के लिए क्या उम्मीद कर रहे हैं? कल जो सुबह होगी, इस रात की जो सुबह होगी वो कैसी होगी? हाँ बिल्कुल, आपका सही मौजू है। सबसे पहली बात कि अब देश के जो 1991 के पहले एक अलग इकोनॉमिक रेजिम था जी, जब कम्युनिस्टिक और सोशलिस्टिक पॉलिसी हावी थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा था, ग्रोथ रेट ही नहीं हो रहा था, और फिर गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए जो धन आवंटित नहीं हो रहा था। 1991 के बाद से हमने एक मंत्रा पाया कि जब ग्रोथ रेट ही सब चीज़ों की दवा है, निवेश ही हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है, चाहे वो विदेशी बहुराष्ट्रीय करे या प्राइवेट करे या सरकारी करे। अब ग्रोथ रेट जब बढ़ने की बात है तो ग्रोथ रेट के बाद जो दूसरा बड़ा सवाल जो भारत की इकोनॉमी के लिए मौजूद रखता है
कि गरीबी की सबसे बड़ी दवा है उन्हें खैरात बांटना नहीं, उन्हें रोजगार प्रदान करना। और जब रोजगार की बात आती है तो हमारे सामने दो सेक्टर हैं, एक गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। और कल का बजट इसी बात की परीक्षा लेगा, क्योंकि रोजगारों को लेकर के भी हम कई तरीके की दुनिया चलाते हैं। एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की पक्की नौकरी का, एक विशाल ऑर्गेनाइज सेक्टर की जिसकी नौकरी हमेशा जो है वल्नरेबल होती है, और एक कैजुअल सेक्टर का, एक एजुकेशन का एरिया अलग है, स्किल्ड का अलग है, नॉन स्किल्ड का अलग है। मेरा ये मानना है कि प्राइवेट सेक्टर जिसका एक मूल मंत्र है कि जब मुनाफा होगा तभी कुछ करेगा। देश में बेरोजगारी है तो हमें लगता है कि गवर्नमेंट को कॉल करना चाहिए कि 50 लाख स्टेट गवर्नमेंट के पद खाली हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के 10 लाख पद खाली हैं, लेकिन आप ये जानिए उनका मनोविज्ञान की वो नौकरी क्यों नहीं देते? क्योंकि रोजगार की जो नीति है पक्की नौकरी की, वो नहीं चाहते कि हम सरकार के दामाद बनाए। मेरा मानना है कि जितने भी जॉब में हैं और जितने नए लोगों को जॉब देना है, टोटल पक्की नौकरी का कॉन्सेप्ट खत्म करिए, केवल कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी दीजिए। 60 लाख नौकरी सरकार जब देगी तो सरकार की सारी योजनाएं जो आदमी के अभाव में जो काम नहीं हो रही थी वो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, पूरे चीज रोजगार मिल जाएगा। और प्राइवेट सेक्टर में भी उस तरीके का, चूंकि वो चाह रहे हैं कि हमारा लेबर पॉलिसी बदला जाए तो हम ज़्यादा रोजगार देंगे, लेकिन उनको भी एम्प्लॉयमेंट ऑडिट करना होगा। वो एक के बदले दो के बदले एक लोगों को नौकरी देते, सरकार में एक आदमी के बदले दो लोग रखे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के देश में एक एम्प्लॉयमेंट ऑडिट करने का प्रश्न है, और बजट के जरिए फुल एम्प्लॉयमेंट बजट लाने का प्रयास हो, जिसमें कि निवेश ज़्यादा बढ़े, ज़्यादा रोजगार बढ़े। और सरकारों को सबसे पहले इनिशिएटिव लेना होगा कि वो श्रम नीति बदलें, सबको एक बराबर ट्रीटमेंट करें, और फिर जो है जब 60 लाख नौकरियां आएंगी, इकोनॉमी को मोमेंटम मिलेगा, तो मुझे लगता है केंसियन इकोनॉमिक्स की तरह सरकार पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएगा। और संजय जी, करके एक एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड मनोहर जी कह रहे हैं उस पर मैं आपके टिप्पणी चाहता हूं, लेकिन एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूं। आपने कहा कि इंडस्ट्री का मुनाफे को नेगेटिव तरीके से नहीं देखना चाहिए। एक ज़माना था हमारे यहाँ पर मुनाफे को बेईमानी समझा जाता था कि जो ज़्यादा मुनाफा कमाता है ज़्यादा बेईमान होता है, लेकिन अब तो पूरा कॉन्सेप्ट बदल गया। आजकल तो आप हर क्वार्टर में बताते हो कि किस कंपनी का सबसे ज़्यादा मुनाफा हुआ, और उसे एक पॉजिटिव तरीके से देखा जाता है। ये अलग बात है कि फॉर्ब्स की लिस्ट में या बड़े लोगों की लिस्ट में जिन लोगों के नंबर आते हैं वो टैक्स पेयर की लिस्ट में नहीं आते। भारत में तो इतना देखने में नहीं आया है। ये किसी देश के, बड़े देश के प्रेसिडेंट शायद टैक्स नहीं दिया करते थे, अभी भी देते हैं कि नहीं देते पता नहीं, बट हमारे यहाँ तो शायद ऐसे टैक्स से बचना। अभी मैं देख रहा था सर, दुनिया में तीसरे चौथे नंबर पे जो लोग हैं वो हिंदुस्तान के टैक्स पेयर में 15-20 नंबर पर भी नहीं है। अब ये कैसे होता है मुझे पता नहीं, कैसी पर्चियां आप बनाते हैं। नहीं देखिए, ये कुछ खास लोगों के पास कुछ खास, मुझे तो आप कहते हैं कि मदर डेयरी का दूध लाना हो तो डिजिटल पेमेंट कीजिए। बिल्कुल। देखिए भाई साहब, ये बात बिल्कुल सही है कि ये शायद एक दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी से अगर एक प्रैक्टिस देख के, और शायद हमारे यहाँ भी कुछ लोग फॉलो करते हैं उसको। इसमें मेरा तो यही कहना है साहब कि कुछ लोग शायद ज्यादा अच्छी इंजीनियरिंग जानते हैं या उनको कंसल्टेंट कुछ ज्यादा एक्सपर्ट मिलते हैं जो उन्हें कुछ रास्ते बताते होंगे। मैं तो मेरे को तो अभी तक नहीं मिला कोई। चलिए, बहुत आपका शुक्रिया। लेकिन छोटा सा कमेंट सबसे लेना चाहता हूँ, बस साहब छोटा सा कमेंट, क्योंकि वक्त बिल्कुल नहीं है। लास्ट कमेंट, आप क्या उम्मीद करते हैं 2 लाइन में मुझे बताइए। देखिए, कल के बजट से जो उम्मीद है ना, उसमें ये दिख रहा है कि टैक्स रिलीफ, भले वो इंडस्ट्री साइड हो, भले वो इनकम टैक्स हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बेस्ड इनकम, इन्वेस्टमेंट बेस्ड बेनिफिट्स आने चाहिए ताकि इन्वेस्टमेंट आए और ज्यादा लगे। जी, डॉक्टर संजीव अग्रवाल, या आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, हमें उम्मीद है इस सरकार ने, एक मिनट मनोहर जी, संजीव जी से भी एक लाइन ले लें जी। हाँ, बस मेरी 2 लाइनें हैं जी। हमें उम्मीद है कि इस साल के बजट में कुछ नीतिगत घोषणाएं होंगी जो न केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से रिकवरी में मदद करेंगी, बल्कि लंबे समय से लंबित विकास और विकास को भी बढ़ावा देंगे। जी मनोहर जी, 2023 का बजट 2024 का बजट है। देखिए, इस सरकार ने अगर कुछ गलतियां की, नोटबंदी, जीएसटी और देशबंदी के जरिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का एक बड़ा अच्छा काम भी किया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये खैरात बांटने वाली रेवड़ी कल्चर का प्रधानमंत्री विरोध करते हैं, और सबसे बड़ी रेवड़ी फ्री का अनाज वो देते हैं, ठीक है, जिससे इम्बैलेंस आया है कि एग्रीकल्चरिस्ट को अच्छा दाम नहीं मिलता। एमएसपी को लीगल करना एक हर तरह से एक विन विन सिचुएशन था, लेकिन उस रिफॉर्म से ये सरकार कतराती रही।
जबकि ये प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें बड़ा पैराडॉक्स है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कल के बजट में एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड चीज़ें ऐसी लाएं जिससे कि गरीबी भी दूर हो और असमानता भी दूर हो। असमानता दूर करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा। ठीक है संजय जी, एक लाइन आपसे। वैसे तो मेरे सारे मित्र कह रहे थे कि वो तो आप ही के इशारे पे बजट आ रहा होगा, लेकिन फिर भी क्या उम्मीद करते हैं? भाई साहब बिल्कुल गलत मत रही है। हम इंडस्ट्री वाले तो सब तरफ से हमारे को कहा जाता है पता नहीं क्या क्या, लेकिन हम जब जाते हैं सरकार में तो वो भी हमसे कुछ नाराज ही होते हैं। तो अभी मैं जो बात कहने वाला हूँ इससे इंडस्ट्री का कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन इकोनॉमी में जब हम लोग यही मानते हैं कि जितना इकोनॉमी में पैसा होगा कंजम्पशन के लिए उतना सबके लिए अच्छा है, व्यापार के लिए, इकोनॉमी के लिए भी। हमारे यहाँ एक बड़ा थोड़ा डाइकोटोमी है कि दुनिया में मतलब ऐसा कहीं भी इतना कंपैरिजन नहीं है टैक्स के मामले में। हम लोग 2.5 लाख पर हमारा जीरो टैक्स है और 15 लाख पर सालाना इनकम पर हम लोग पीक इनकम टैक्स तक पहुंच जाते हैं। ये सिर्फ 6 गुना है। ठीक है, ये गलत है। आज दूसरे देशों में 25 से, इवन चाइना में 22-23 गुना होता है और हम लोग सिर्फ 6 गुने की बात करते हैं। इससे क्या होता है कि जो मिडिल क्लास है वो पिसना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये कोई 15 लाख वाला कोई बहुत बड़ा कोई रईस आदमी नहीं है जी। इनकी जेब में पैसा मतलब आप भी चाहते हैं कि टैक्स रिवैम्प होना चाहिए। सर वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, संजय अग्रवाल साहब, अरविंद वत्स साहब, मनोहर मनोज जी और डॉक्टर संजीव अग्रवाल, कि आपने वक्त निकाला और मेरा ज्ञानवर्धन किया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या बजट में 2024 के लोकसभा चुनावों की झलक दिखेगी। इस पर 68% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया, वहीं 32% लोग इसके पक्ष में नहीं है। यानी 68% लोग समझते हैं कि वो चुनावी बजट हो सकता है जो कल वित्त मंत्री पेश करेंगे। आपने नेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय व्यू का। भैया बजट आया है, कुछ सस्ता हुआ कि नहीं, दाल चावल का दाम घटा कि नहीं, आटा तेल की राहत हुई कि नहीं, और उन अमीरन की चीज़ें का टीवी, फ्रिज, एलईडी, मोटर गाड़ी वगैरह वगैरह, भारत का कोई भी गांव या शहर हो, बजट की कुछ ऐसी चर्चा होती रहती है। बस बोली बदल जाती है, भेष बदल जाता है, लेकिन उम्मीद एक ही रहती है कि हमारी ज़रूरत की चीज़ सस्ती हो जाए। किसी को आटे दाल चावल से मतलब है तो किसी को एसी टीवी फ्रिज से मतलब है, किसी को ब्रांडेड कपड़े से तो किसी को 4 पहिए से। जिसकी जितनी ख्वाहिश है वो बजट में उस चीज़ के दाम कम होने की खबर सुनना चाहता है। हर साल पूरा देश टकटकी से इस पर नज़र बनाए रहता है। बुधवार को भी कुछ ऐसा ही होगा, जहां एक और आम जनता उम्मीदों का पिटारा खोलकर बैठी होगी, तो वहीं देश की वित्त मंत्री अपना बही खाता खोलकर उस पिटारे को भरने की कोशिश करेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।